हेलो, जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप मेरा जो भी वीडियो हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और आज मैं अपनी वीडियो में एक ख़ास और स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो मोमिन सर के से रिलेटेड है। मोमिन सर ने हर वीडियो में एकता और भाईचारे का प्रमाण दिया है। वो हमेशा निस्वार्थ काम करते हैं सबके लिए। हैदर भाई के लिए भी वो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, जो कि उनके बच्चे दिलाने के लिए। पर कुछ कमेंट्स और कुछ गलत बातों से हैदर भाई ने मोमिन सर का रिस्पेक्ट नहीं किया है, जिससे सभी जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जो उनको लाइक करते हैं मोमिन सर, उनको दुख पहुंचा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हैदर भाई को। और मोमिन सर जो हैं हमेशा कहते हैं ना निस्वार्थ काम बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं कि माननीय बात है हमारे लिए एक। और उसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें एपी सिंह ने कहा है कि एपी सिंह ने जो गलत बयान दिए हैं, तो उसमें मोमिन सर ने उसका एकदम से मुंह बंद कर दिया, जबरदस्त तरीके से मुंह बंद कर दिया है। कहते हैं ना मोमिन सर एक रियल लाइफ के हीरो हैं। फिल्मी दुनिया के हीरो से फिल्मों में काम करते हैं, फिल्मों के हीरो हैं, लेकिन मोमिन सर हमारे देश के लिए एक रियल लाइफ के हीरो हैं। वो किसी हीरो से कम नहीं है, जिन्होंने निस्वार्थ और इंसानियत के नाते भरपूर। अब दूसरे पार्ट की मैं बात करूं कि नेपाल में का सफर कैसा रहा, क्या हुआ, किस तरह हुआ, उसकी भी मैं बात करता हूं। चाय बना के लाई थी बहन, अभी आया था, आते ही लाइव बैठ गया। उसकी चाय ठंडी होगी तो वो गुस्से होगी फिर, इसलिए लाइव में चाय पी रहा हूं। तो दोस्तों, बहन तो बहन ही होती है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट नेपाल में क्या हुआ वो आपको बताता हूं कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में हमने सीमा हैदर के कफन में आखिरी कील ठोक दी है, और वो ऐसी कील ठोक दी है कि फड़फड़ा के रह जाएगी, लेकिन उससे निकल नहीं पाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा काम करा है कि ये जेल जाएगी। ना केवल ये पहले भारत की जेल भुगतेगी, उसके बाद ये नेपाल की जेल भुगतेगी, और नेपाल जब इसको डिपोर्ट करेगा तो ये फिर पाकिस्तान की जेल में जाएगी। 3 देशों की जेल इसके लिए तैयार है, और कोई माइकल लाल इसको बचा नहीं सकता, कोई भी। ये मैं आपको बता रहा हूं। वो सारा इंतजाम कर दिया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ओपनली तौर से आपको नहीं बता सकता, इशारा ही काफी है उसके लिए। और ये 30 दिन के वीजे पे मैं आपको बता रहा हूं कि 30 दिन के वीजे पे ये नेपाल में आई थी। इसका और इसके बच्चों का 30 दिन का वीजा था, जो वो खत्म हो चुका है। और नेपाल की सरकार जो है इसको तलाश कर रही है। नेपाल की सरकार, मेरे जाने से पहले ही ये नेपाल की सरकार इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि ये नेपाल में 30 दिन का वीजा लेके आई थी। बच्चों का भी 30 दिन का वीजा था, और सीमा हैदर का भी 30 दिन का वीजा था। तो मैंने जाके जो रिकॉर्ड चेक किया है, जो वहां की सारी चीजें चेक की है, तो मुझे पता चला कि नेपाल सरकार पूरे नेपाल में इसको तलाश कर रही है। इसकी तलाश वहां की पुलिस भी कर रही है, लेकिन इसका यह नहीं पता चल पाया था कि ये है कहां पर। और हमने जो कंप्लेंट वहां पर दी है, उनसे उनको पता चल गया ये कहां पर है और क्या क्या चीजें इसके खिलाफ है वहां। वो सारी चीजें जो है वो सरकारी तौर पे बड़े पैमाने पर चल रही हैं, और जल्दी इसके खिलाफ वो एक्शन वो उठा रहे हैं। मुझे फोन भी आ चुके हैं, और वो कर रहे हैं, और जल्दी और भी कोशिश करेंगे। लोग कितना भी गुमराह कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, कुछ होने वाला नहीं है। ये हो गया नंबर 2 पहलू। अब बात करते हैं अंसार बर्नी साहब की, कि कई दिनों से झूठ फैला रहा है कि बर्नी साहब ये, बर्नी साहब वो। तो वो मैं आपको बता दूं बर्नी साहब क्या है। ये कह रहा था, आपके याद होगा कि भाई अंसार बर्नी जो है वो जेल में है, और उनको अमेरिका पहले दिन तो ये बोला कि अंसार बर्नी को यूएस से पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन जब हमने इनको धोया, इनकी झूठ को पकड़ा और दुनिया के सामने लेके आए, तो फिर ये कहने लगा नहीं नहीं नहीं, हमने वो ऑर्डर भी दिखाए बेल के, नहीं 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 नहीं, वो तो पाकिस्तान सरकार ने पकड़ा है। जैसे पहले कह रहा था 5 साल पहले तलाक हो गई है, फिर कह रहा है जब हमने धोया, पकड़ा, इसको रगड़ा बढ़िया तरह,
तो इसके झूठ को पकड़ा तो नहीं 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 4 साल पहले तलाक हुआ था, इसका कोई स्टैंड नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। अब अंसार बर्नी साहब से मेरी बात हुई है, कोई वो जेल में नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और अंसार बर्नी साहब ने आपके नाम एक संदेश दिया है, मुझे भी जो ना उन्होंने मैंने जब बताया सारी बात तो वो काफ़ी दुखी थे कि वकील से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने क्या संदेश दिया है ये सुनो। मोमिन मलिक जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैर व आफियत होगी। मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया है पी सिंह साहब की बात सुन के। अगर इतना सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और वकालत के पेशे से मुंसलिक हो ऐसी अफवाहें उड़ाए, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, दुआ ही कर सकता हूँ कि ऊपर वाला उनका जहन साफ करे और हर बुराई से पाक करे उनको। इस किस्म की बातों की तरदीद भी करना अजीब सा, लेकिन उनको इसके आदाब आने चाहिए वकालत के कि किसी के मुतालिक इस किस्म की खबरें उड़ाना इंतहाई तकलीफ दे अमर है। और मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देता, सारी दुनिया में काम कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है कि मैं ऐसी छोटी मोटी बातों का जवाब नहीं देता। लेकिन मोमिन मलिक आपने कहा तो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। ये पी सिंह के लिए नहीं है बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इंसान के रूप में झूठा अय्यार मक्कार हो, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके अलावा। ये दोस्तों आपने सुना, ये आपने सुना कि किस तरह आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है तो बताओ। नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। आवाज आ रही है? सुना आप सभी ने? दोबारा सुनो एक बार। मोमिन मलिक जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैर व आफियत होगी। मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया है पी सिंह साहब की बात सुन के। अगर इतना सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और वकालत के पेशे से मुंसलिक हो ऐसी अफवाहें उड़ाए, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, दुआ ही कर सकता हूँ कि ऊपर वाला उनका जहन साफ करे और हर बुराई से पाक करे उनको। इस किस्म की बातों की तरदीद भी करना अजीब सा लगता है। कोई ऐसा आदमी, चूंकि वकील हैं वो और हमारे पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं खुद वकील हूँ, लेकिन उनको इसके आदाब आने चाहिए वकालत के कि किसी के मुतालिक इस किस्म की खबरें उड़ाना इंतहाई तकलीफ दे अमर है। और मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देता, सारी दुनिया में काम कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है कि मैं ऐसी छोटी मोटी बातों का जवाब नहीं देता। लेकिन मोमिन मलिक आपने कहा तो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। ये पी सिंह के लिए नहीं है बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इंसान के रूप में झूठा अय्यार मक्कार हो, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके अलावा। मुझे तो हैरत है कि पी सिंह साहब किस किस्म के वकील हैं और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हैं। वकालत का पेशा बड़ा मुतबर्रिक पेशा है। ये इस किस्म के लोग इस किस्म की बातें करके इस पेशे को ख़राब ना करें। और मैं इंडिया के वकला से कहूँगा कि अपने दरमियान ऐसे लोगों को पहचाने जो अफवाहें फैलाते हैं। और सबसे बड़ी अफवाह तो आपने सुनी ली है कि मुझे चले खैर है। एपी सिंह साहब खुश हो जाइए आप ऐसी अफवाहें फैला के, लेकिन मुझे दुख है कि आप काला कोट पहनते हैं। काला कोट बदनाम ना कीजिए प्लीज। ये हमारे जो ना अंसार बर्नी साहब जो इस वक्त लंदन में है, अपना इलाज करा रहे हैं। अब मुझे एपी सिंह साहब ये बताओ कि जेल से कोई आदमी फोन कर सकता है क्या?
इंसान जेल से फोन कर सकता है? कितना झूठा आदमी है कि अंसार बर्नी को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया, उसको तो ये कर लिया, उसको तो पकड़ लिया। अरे ये तेरा बाप है अंसार बर्नी, इंसानियत का ये इंसान है, इंसान जो भारतीय लोगों को छुटाता है। और तुझे बता दूं, तुझे पता ना हो, तू कह रहा था ये जेल में, ये अपने घर है, ये बर्नी कोई और है, और जो तू कह रहा है वो बर्नी कोई और है, समझ गया? और दूसरी बात सुन, तेरे को मैं एक और बात बताऊं, कोई भी इंसान जेल से फोन नहीं कर सकता। ये लंदन में है, बीमार है और अपना इलाज करा रहे हैं, और तूने इतना गंदा इल्जाम इनके ऊपर लगाया, झूठ बोला, दुनिया को गुमराह तू कर रहा है, ये फिर भी तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी ले और उसमें टांग डाल अपनी दोनों, उसमें हाथ डाल, उसमें सिर डाल, ना तेरा सिर आएगा ना तेरी टांग आएगी, उसमें ये नाक डाल ले, चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डाल ले और डूब के मर जा। इतना झूठ तू फैला रहा है। एक इंसान जिसने भारतीय लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उसको बकवास कर रहा है तू। अब सुनो, एक झज्जर का नौसैनिक जो कि नेवी में था, एक झज्जर का, हमारे हरियाणा का झज्जर का नौसैनिक एक नेवी में था, सोमालिया के लुटेरों ने उसको पकड़ लिया था। सोमालिया के लुटेरों ने उसको पकड़ लिया था और जहाज को हाईजैक कर लिया था। उसमें कुछ भारत के लोग थे, कुछ पाकिस्तान के लोग थे, और वो उनको छुड़ाने वाला कौन है? उनको छुड़ाने वाला, उन भारतीय लोगों को सोमालिया के लुटेरों से छुड़ाने वाला अंसार बर्नी था, फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत सरकार ने उसको बुलाया, भारत में, हरियाणा में उसको बुलाया गया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटे दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा की सरकार ने, उसने एक हरियाणा के नौजवान को, एक सैनिक को छुटाया, उनका फंक्शन किया झज्जर के अंदर। मैं उस फंक्शन में मौजूद था और उसको सम्मानित किया, विद फैमिली बुलाया, उसकी बीवी आई, उसकी बेटी आई। हरियाणा में भारत सरकार ने उसको बुलाया, हरियाणा के अंदर, मैं आपको सबूत देता हूं, और अंसार बर्नी साहब का स्वागत किया पूरी जनता के सामने। तो क्या हमारा हरियाणा की सरकार और हमारे उस टाइम की भारत की सरकार बेवकूफ थी जो गलत आदमी को भारत में बुलाते? उनको पता नहीं था कि ये गलत आदमी है, ये कोई किसी और उससे है। मैं आपको दिखाता हूं, आप सर्च करना, आपको वो चीज मिलेगी। मैंने उसका लिंक भी शायद अपनी कम्युनिटी पे लगाया है, आप सर्च करना उसको। और अगर आपको सर्च करना है तो आप लिखना गूगल पे रविंदर गुलिया, संपा आर्या एंड रविंदर गुलिया। उस फौजी का नाम जो है वो रविंदर गुलिया था, जो हमारे झज्जर से था, जिसको अंसार बर्नी ने छुटा करके भारत में वापस भेजा था सुरक्षित। अगर अंसार बर्नी चाहता तो उसके दिल में अगर भारतीयों के लिए कोई खोट होता तो वो सोचता यार छोड़ो ना, भारतीय है, मरने दो, अपने पाकिस्तान वालों को बचा लेता और भारतीय को रहने देता। लेकिन उस बंदे ने, अंसार बर्नी ने, भारतीय लोगों को भी अपने परिवार का हिस्सा समझा और उस रविंदर गुलिया को छुड़वा के भारत में भेजा। वो अंसार बर्नी है, और भारत सरकार ने स्पेशल इनविटेशन दिया अंसार बर्नी को विद फैमिली। अंसार बर्नी भारत में आए और झज्जर के अंदर खुद सीएम और उसका बेटा मौजूद था, वहां बड़ा प्रोग्राम हुआ और उनको सम्मानित किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। तो क्या हमारे भारत की सरकार किसी ऐसे इंसान को भारत में बुलाएगी या ऐसे इंसान को जो है वो सम्मानित करेगी जो भारत के खिलाफ हो, या जिसकी कोई
जिसकी कोई गलत रिपोर्ट हो या जिसकी कोई गलत छवि हो, उसको भारत सरकार बुलाएगी। आप खुद समझो, आप मेरे को इस बात का खुद जवाब दो, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। हमारे भारत की सरकार ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको बाकायदा हमारे भारत की सरकार ने उनको सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया? क्या कारण था? एक अच्छा इंसान था तभी तो किया। और आप कोर्ट में तो आप जाते नहीं, कोर्ट में आप पेश होने की कोशिश नहीं करते। जो हमने केस आप पे डाला है उसका जवाब आपको देना नहीं है। आप मोमिन मलिक को बदनाम करने के पीछे लग रहे हो, आप अंसार बर्नी को बदनाम करने के पीछे लग रहे हो। अंसार बर्नी फिर भी कैसा इंसान है, आप उसको बदनाम कर रहे हो, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आप सभी ने सुना। तो ये वो अंसार, आप संपा आर्य लिखना गूगल पे, संपा आर्य और रविंदर गुलिया जो है वो संपा आर्य का हस्बैंड था, जो कि नेवी में था, जिसको इसने अंसार बर्नी साहब ने छुटा करके भेजा था। आप कोई भी गूगल पे चेक कर लेना, ये तो उनकी हकीकत। और भारत सरकार ने खुद उनको बुलाया था भारत में और सम्मानित किया था। अच्छा, अब बात करते हैं कि सीमा हैदर कहती है जी मोमिन मलिक के खिलाफ 2022 में कंप्लेंट थी बार काउंसिल में। तो मैंने आपको बताया एक लेडी जो कि चोरी के जुल्म में पकड़ी गई थी, जिसके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसका पति भी पकड़ा गया था, उसका देवर भी पकड़ा गया था, उसकी सास भी, उसके 2-3 बदमाश थे जो जिन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की थी। ये उनके ही साथी हैं। 19 से 20 लोगों का ग्रुप है, सोनीपत के ये रहने वाले हैं। और सोनीपत तो जाए मुझे वैसे भी 4-5 साल हो गए, मैं कम जाता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं होता। सोनीपत केवल मेरी मदर रहती है और कोई सोनीपत नहीं रहता। हमारे मकान पड़े हुए 3-4 तो पुराने मेरे फादर के, तो मैं तो वहां रहता ही नहीं, मैं तो बाहर रहता हूं। 20-25 साल से मैं बाहर हूं। तो दोस्तों, ये जो है, इस लेडी को हमने अरेस्ट कराया था। इसकी गवाही की तारीख, इसके खिलाफ अब गवाही की तारीख आ रही है। हम इसके खिलाफ जो है वो गवाही की तारीख अब देंगे, गवाही देंगे तो इसको सजा हो जाएगी। तो ये वो लेडी जो चोरी के जुल्म में अरेस्ट हुई, इसका पति अरेस्ट हुआ, ये इसने देखा कि मोमिन मलिक का ये चल रहा है पूरा हाईलाइट, तो इसने एपी सिंह का नंबर निकाला, एपी सिंह से संपर्क करा और ये निकाल इसने कंप्लेंट खुद भी करी थी और करवाई भी थी बार काउंसिल में, झूठी कंप्लेंट है। तो ये जो है वो झूठी कंप्लेंट निकाल के ये दे रही है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मगर अभी एक कंप्लेंट और बताएगी। ये 19 लोगों का ग्रुप है, इन सब के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उसमें लिखा हुआ भी है सारा। तो करने दो। 2022 से 24 आ गया, क्या उखाड़ लिया हमारा, बताओ क्या बिगाड़ लिया? पूरा ग्रुप हमारे खिलाफ रिलेटेड है। मोमिन सर ने हर मेरे पास कम से कम जो है वो हमेशा निस्वार्थ हजारों केस हैं, हजारों लोगों के खिलाफ है। काम कर रहे हैं, जो कि उनके बच्चे 2 लोगों को मैंने 20/12/2023 को गैंग रेप एंड मर्डर में, जिन्होंने एक बेटी को उठा करके निर्भया की तरह, जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ऐसी एक बेटी को उठा करके वो रोहतक ले जाके उसका गैंग रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया। 2 ही भाई बहन थे, बाद में उसके भाई को भी मार दिया। 5 साल मैंने बिना फीस के वो केस लड़ा और 2 लोगों को मैंने फांसी के ऑर्डर करवाए। कितने लोगों को मैंने उम्र कैद करा रखी है, कितने लोगों को 10-10 साल की कैद करा रखी है। और उसमें मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसमें हेलो, हाँ कौन? कहा है कि हाँ कौन? सिंह ने जो गलत बयान दिए हैं, तो उसमें हाँ कौन बोल रहे हो? सर ने उसका एकदम से मुंह बंद कर दिया, जबरदस्त तरीके से मुंह बंद कर दिया है। कहते हैं ना, मोमिन सर बाद एक रियल लाइफ के हीरो हैं। फिल्मी दुनिया के हीरो से फिल्मों में काम करते हैं, बाद में करेंगे, लेकिन मोमिन सर हमारे देश के लिए एक रियल लाइफ के हीरो, वो किसी हीरो से कम नहीं है, जिन्होंने निस्वार्थ और इंसानियत के नाते। तो दोस्तों कह रही है 2022 की मेरे आने से पहले कंप्लेंट दी। अरे तू मेरे जितने भी 1000 केस हैं, 1000 से हजारों केस हैं, तू सब ऑनलाइन है, सबके कागज निकलवा, सब लोगों को बुला, उनसे सबसे कंप्लेंट करवा, सबको ला के उनके इंटरव्यू करवा। मेरा क्या फर्क पड़ रहा, वकील हूं मैं। जब 2 पार्टी लड़ती है तो एक पार्टी हारती है, तो जो हारने वाली पार्टी है
वो हारने वाली पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो दूसरी पार्टी नहीं होती, वो वकील हो जाता है जो सजा करा देता है। क्योंकि उस हारने वाली पार्टी को ये लगता है कि जो सामने वाली पार्टी है, जो तेरे खिलाफ पार्टी, उसने सजा नहीं कराई, बल्कि इस वकील की होशियारी ने, इस वकील की चालाकी ने, इस वकील के कैलिबर ने, इसकी योग्यता ने, इसकी काबिलियत ने तुझे जो सजा करा दी। तो वो उसको इतना दुश्मन नहीं मानता जितना वकील को मानता। अरे हमारे अंदर काबिलियत है, हमने फांसी के ऑर्डर करवा दिए, हमने लोगों को 10-10 साल की कैद करा रखी है, 20-20 साल की करा रखी है, और जो जमीनों के मुकदमे उसमें लोगों को हरा रखा है। तो दुश्मन तो होंगे, हमारे 100 दुश्मन, हजारों दुश्मन है, रहते रहो, हम क्या, उससे हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है। तू रोज रोज कागज निकाल के, तू यहाँ की कोई नेता है, तू यहाँ की अभिनेता, तू है कौन, तेरी औकात क्या है? और तू कह रही है कि उनके परिवार के लोग कैसे रहते होंगे। तो मेरे परिवार का एक बच्चा पेशाब कर देगा ना, पेशाब, और उस पेशाब में तू स्नान कर लेगी, तो जो तू नापाक है ना, मेरे परिवार के बच्चे जो पेशाब करेगा उसमें तू नहा लेगी ना, तो तू पाक हो जाएगी। ऐसे है मेरे परिवार के बच्चे, समझ गई? हमने संस्कार दिए हैं बच्चों को, तेरे की तरह नहीं कि जिसका तूने खाया उसी में तूने छेद किया। 4-4 बच्चे पैदा करके तू आस्की, तेरे को आस्की भारी है 4 बच्चे पैदा करके, थू है तेरे पे। 4 बच्चे करके तुझे आस्की नजर आई है? जिसके तूने 4 बच्चे पैदा किए, जिसके घर को बेच दिया, जिसके रिपेयर के 3 लाख रुपए ले आई, सोना चांदी सामान, इवन तूने घर का गिलास भी बेच आई, उसके कपड़े लत्ते, बेड सेड, जो भी घर का सामान था सब कुछ बेच के आ गई तू। तो तू अपने जैसी लगा रही है क्या हमारे परिवार को? हमारे परिवार के छोटे से बच्चे के पेशाब में जो बाथरूम करता ना, बाथरूम में, वो बाथरूम में तू बाथरूम में लेके मग्गे में तू स्नान भी कर लेगी ना, तो तू पाक हो जाएगी। ऐसे है हमारा परिवार। तू कह रही है कैसे रहता हो परिवार के? हमारे परिवार को पता है ना हम क्या चीज है, तेरी औकात क्या है। लेकिन हमारे परिवार का बच्चा तुझे अपना पेशाब भी नहीं देगा नहाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हमारे परिवार के बच्चे के पेशाब की इंसल्ट हो जाएगी अगर तू उसमें नहा लेगी तो। इतनी तेरी औकात है, ये तू समझ ले। और ये मोमिन मलिक ने वादा किया देश की जनता को, पूरी दुनिया को, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, मेरा सवा सत्यानाश हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तेरे को अगर खून के आंसू मैंने ना रुला दिया तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं, मैं भारतीय नहीं। तेरे को मैंने खून के आंसू ना रुला दिया तो मैं भारतीय नहीं। तू तो देखना एड़िया रगड़ रगड़ के भारतीयों से माफी मांगती फिरेगी। तू हमारे भारत के लोगों को गालियां देती है, हमारे भारत के वकीलों को गालियां देती है, हमारे भारत के समाज को गालियां देती है, हमारे भारत की संस्कृति को गंदा कर रही है, हमारे भारत की बेटियों को गालियां देती है। तेरी औकात क्या है? तेरी कुछ औकात नहीं है। तू सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ सकती है। और एपी सिंह सुन बात, सुन भाई बुड्ढे, तू क्या, तेरे पिछवाड़े में तो दम नहीं, खुद आके तू लाइव आके बता दे कि मोमिन मलिक की ये कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है। तेरे पिछवाड़े में दम तो है नहीं। तू सीमा के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, स्क्रिप्ट दिख रहा है। अगर तू अपने बाप की औलाद है ना बेटा, हराम की औलाद नहीं है, तो तू खुद पढ़ना स्क्रिप्ट आके मीडिया पे कि ये कंप्लेंट है जी। तुझे पता है कंप्लेंट झूठी है, फंसेगी सीमा, फंसेगी, फंसेगी सीमा, फंसेगी, जेल भुगतेगी सीमा, भुगतेगी, कार्रवाई होगी, मोमिन मलिक सीमा के खिलाफ करेगा, तू बच जाएगा। लाइक शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि तेरे नोटिफिकेशन मिलने के बाद मेरा जो भी वीडियो हो तेरे जितनी जरूर पहुंचे। क्लिप पेशाब करता हूँ, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। एक खास तेरा मुकाबला मोमिन मलिक है, मर्दों वाली बात कर। से रिलेटेड है। तेरे से तो थर्ड नस्ल के जो थर्ड नस्ल के है ना, जो थर्ड जेंडर, उनकी भी बहुत इज्जत है। मैं तो तुझे थर्ड नस्ल भी नहीं कह सकता, क्योंकि थर्ड नस्ल के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत, उनकी सोच इंसानों से भी ऊपर होती है, बहुत अच्छे होते हैं। तेरी तो औकात उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब तू बात कर रहा था कि तूने इसको स्क्रिप्ट लिख के दी मोमिन मलिक के खिलाफ, ये हुआ है। अरे मैं भुगतूंगा ना, मैं देख रहा हूँ ना, मेरे खिलाफ तो जब इंसाफ की आप लड़ाई लड़ोगे, ये हमारे लिए बिकोगे नहीं,
कहते हैं झुकोगे कि नहीं। माननीय बात है हमारे और लिए उस एक गरीब इंसान को या उस अमीर इंसान को जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको इंसाफ दिलाओगे तो दुश्मनी तो होंगी, कंप्लेंटें भी जाएंगी, एफआईआर भी होंगी, गोलियां तक चलेंगी। किसी ने जो गलत तो उससे डर जाएंगे हम? तो उसमें मोमिन सर ने अरे उससे डर जाएंगे ना। जबरदस्त तरीके से मूव तू डरता होगा, कहते हैं ना मोमिन मलिक नहीं डरता। एक रियल लाइफ के हीरो हैं। समझ गया? फिल्मी दुनिया के हीरो से फिल्मों में काम करते हैं। अब फिल्मों बात के करते हीरो हैं मोमिन सर हमारे देश के के लिए एक कंप्लेंट्स रियल की। लाइफ हीरो हैं। वो किसी अब हीरो आप से कम देखो, नहीं है, जिन्होंने निस्वार्थ मैं आपको और बताता हूं इंसानियत के नाते भरपूर कि इसकी खुद की कितनी कंप्लेंट बार काउंसिल में आज तक गई है। मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी लगाया है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। एक आप भारत में एक चर्चित मामला था, बहुत ही चर्चित मामला था एक बेटा पंखा थोड़ा तेज कर दे, बस जो आवाज ना आए ऐसा कर दे। बाबा राम रहीम बरनावे वाले, सरसा वाले, उनको सजा हो गई थी। तो जो हनीप्रीत थी उनकी मुंह बोली बेटी थी, हनीप्रीत को जब अरेस्ट किया गया तो उनको कोर्ट में पंचकुला पेश किया गया। तो हनीप्रीत की मां जो थी, क्योंकि मीडिया ने हनीप्रीत को बाबा राम रहीम के बारे में गलत आचरण दिखाया था, तो हनीप्रीत की मां ने मुझे वकील किया था और मैं हनीप्रीत की मां का वकील था। और राखी सावंत ने बहुत ज्यादा गलत बोला था, तो मैंने बेटा कम कर इसको। तो राखी सावंत ने हनीप्रीत के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोला था। तो हनीप्रीत की मां मेरे पास चैम्बर में पानीपत आई थी, उसके फादर आए थे, उसका भैया था, उसका मौसा था, मौसी थी, पूरा परिवार मेरे पास आए थे और मुझे वकील अपॉइंट करके गए थे। मैं नहीं गया उनके पास, एपी सिंह की तरह मैं नहीं, जहां हाईलाइट मसला देखो वहीं जाके टांग अड़ा देता है। मैं नहीं गया, खुद चल के मेरे चैम्बर में आए थे, मुझे साइन करके दिया, मुझे अपना वकील अपॉइंट किया। तो मैं हनीप्रीत की मां का वकील था। तो मैंने उस गंदगी को जो राखी सावंत और दूसरे अखबार लिख रहे थे उनको नोटिस देकर वो बंद कराया था, मैं उसका वकील था। तो जब हनीप्रीत को पकड़ के कोर्ट में पंचकुला पेश किया गया तो ये जनाब वहां पर पहुंचे और कहने लगे, कोर्ट में खचाखच कोर्ट भर रही थी। और जो जज साहब थे, वो जज साहब हमारे पानीपत पहले पोस्टिंग रह के गए थे, तो उसके बाद वहां पोस्टिंग थी, तो वो मुझे बाई नेम भी जानते थे क्योंकि हम रोज पे कोर्ट में पेश होते थे। कह रहे मलिक साहब पीछे क्यों, आगे आ जाओ। तो मैंने कहा सर, कह रहा आप भी हो इसके, मैंने सर मैं भी हूं, मैं इनकी मदर का वकील हूं। कह रहा ठीक है। तो एपी सिंह कहने लगा जी मैं हनीप्रीत का वकील हूं, हनीप्रीत का। तो जो डेरे के वकील थे उन्होंने विरोध किया कि सर हनीप्रीत का ये वकील नहीं है, हनीप्रीत के वकील हम हैं, डेरे के वकील है, डेरा मैनेजमेंट के वकील है। तो हनीप्रीत से जब पूछा गया कि क्या एपी सिंह आपके वकील हैं, तो हनीप्रीत ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, नहीं सर मैं तो इनको जानती नहीं, ये कौन है, मैं इनका वकील, मेरे कोई वकील नहीं है। इतनी बेइज्जती कोर्ट में हुई इस बंदे की, इतनी बेइज्जती हुई, मतलब कोई और इंसान होता ना तो मैं कहता हूं शर्म के मारे वो कभी ना मीडिया के सामने आता ना दुनिया के सामने आता। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बेशरम बना हुआ है कि इतनी बेइज्जती खाने के बाद भी नहीं मानना। और ये कहता ना मोमिन मलिक के खिलाफ बार काउंसिल में दिए, ये आप देखो हनीप्रीत ने खुद जब ये नहीं माना तो हनीप्रीत ने खुद इसके खिलाफ बार काउंसिल में कंप्लेंट दी थी और इसने पैर पकड़ के माफी मांग के अपने पंडा छुटाया था। ये देखो हनीप्रीत ने एपी सिंह के खिलाफ दी शिकायत, ये देखो ये हनीप्रीत का फोटो है, ये गूगल पे मौजूद है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी तथा डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद सरसा और पंचकुला में हुए आरोपी हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा ने एपी सिंह के आचरण के खिलाफ बार काउंसिल को शिकायत दी है। हनीप्रीत ने बताया कि पंचकुला में हुए दंगों में उसे गलत तौर पर आरोपी बनाया गया है। मुकदमे में वह 6 नवंबर से जमानत पर रिहा है। उसका कहना है कि उसकी सहमति के बगैर मामलों में बचाव को प्रभावित करने के लिए मीडिया और अदालतों में बयान दिए जा रहे हैं। उसने अधिवक्ता एपी सिंह द्वारा आपसे पहले दिए गए बयानों को सिरे से खारिज करते हुए न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया है। यानी कि बिना वकील होते हुए ये मीडिया में बाइट दे रहा था, मैं हनीप्रीत का वकील हूं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसको गलत अरेस्ट किया गया, उसको ये किया गया। तो हनीप्रीत ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा, थूका, पहले तो हाथ पे थूका, फिर इसके मुंह पे ऐसा मारा तमाचा खींच के
एपी सिंह के इसका चश्मा दूर पड़ा जाके और इसकी नाक बाहर आ गई, सिनक बाहर आ गया इसका। ये हनीप्रीत द्वारा, ये आप कोई भी गूगल करके देख सकता है, ये हनीप्रीत द्वारा इसके खिलाफ जो है ये कंप्लेंट दी गई थी, ये डिटेल में ये लिखी हुई है, कोई भी पढ़ सकता है इसको, पढ़ो, कोई भी पढ़ सकता है इसको। मतलब बंदी का वकील नहीं, कुछ नहीं, अपना बयान दे रहा है। जहां हाईलाइटेड मामला पूरे देश में, बाबा राम रहीम के इसमें कूदा, फिर ये गया एक जो है रामपाल संत है जो करोथा में पकड़ा गया था और उसके अनुयायियों से मिला, वहां जाके जेल में मिला, सर मैं छुड़ा दूंगा, मैं छुड़ा दूंगा। उसने सोचा भाई ठीक है छुड़ा देगा, उसने वकालतनामा दे दिया होगा इसको, उसके चक्कर में कूदा। फिर ये एक आसाराम बापू जी है, उससे जाके मिला वहां, जी मैं केस करूंगा, उससे जबरदस्ती टांग फंसाई, वहां कूदा। फिर उसके बाद ये एक कांड हुआ था हाथरस में, उसके आरोपियों में कूदा। मतलब देश में जितने मामले हाईलाइट होंगे वहां पर अपनी गंदी टांग ये फंसाने की कोशिश करेगा कि मैं ही वकील हूं। मतलब पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सिर्फ एपी सिंह ही वकील है, और तो वकील है ही नहीं, अपने से काबिल किसी को समझता ही नहीं, आता जाता कुछ है नहीं इसको। जितने भी हाईलाइट मामले सब में अपनी टांग अड़ाता है, सब में। आप गूगल पे देखो, जितने भी देश में हाईलाइटेड मामले हैं उन सब के अंदर जबरदस्ती टांग फंसाता है। अब इसने नीट के ऊपर बयान दिया, क्या लग रहा भाई तू एमपी है भारत का, तू एमएलए है, तू तो जिला अध्यक्ष भी नहीं है, तू है कौन भाई, तू है कौन, तू कौन है, तेरे पास क्या पद है देश का ये बता, कौन सा सरकारी पद है, कौन सा तू एमएलए है, मंत्री है, क्या चीज है तू, गवर्नर है तू देश का, तू क्या लग रहा है। मतलब जहां हाईलाइट मामले होंगे वहां ये टांग फंसाएगा ही फंसाएगा, क्योंकि इंसान रोटी के बगैर रह सकता है, ये बंदा पब्लिसिटी के बगैर रह ही नहीं सकता। इसको पब्लिसिटी का कीड़ा है, पब्लिसिटी इसकी खुराक है। जब तक ये चैनलों पे ना आ जाए, यूट्यूब पे ना आ जाए, जब तक ये जो है इसको हाईलाइट ना हो जाए, मीडिया में अपना नाम ना सुन ले, इसकी टॉयलेट भी नहीं उतरती, लैटरिन नहीं आती इसको लैटरिन चाहे 10 दिन हो जाए तब आएगी जब इसका मीडिया में नाम आ जाएगा। ये है वो बंदा। अब हनीप्रीत ने इसके बारे में आपने देखा, इसकी ये मेरी कंप्लेंट की बात करता है बार काउंसिल में। हनीप्रीत ने कितना कोर्ट में जलील किया, इसकी बार काउंसिल में कंप्लेंट दी कि ये मेरे से बगैर पूछे बयान दे रहा है, मेरा कोई वकील नहीं है ये। अब इसके अलावा और भी इसकी ये करता ना बात, एपी सिंह शीशों में रहने वाले दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। तेरी कितनी कंप्लेंट है मैं दिखा रहा हूं ना। अब ये देखिए, अब ये आप देखिए, निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह को दिल्ली बार काउंसिल ने भेजा नोटिस। ये देखो, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद, यानी कि इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि एपी सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने ऑर्डर पास किया था। अरे मेरे खिलाफ किसी जज ने ऑर्डर तो नहीं पास किया, झूठी कंप्लेंट थी, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, हमने सबूत दे दिए, खत्म हो गई। इसमें कहता है, इसमें तो तू दिल्ली हाईकोर्ट के तू जज साहब को भी तूने वहां धोखे में रखा, और जज साहब ने ऑर्डर पास किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब सुनो क्या कहते हैं दिल्ली, ये आज तक की खबर है, ये देखो, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने निर्भया के 3 दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी किया है। काउंसिल ने उनसे 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने निर्भया के 3 दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी किया है। काउंसिल ने 2 हफ्ते के लिए 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। हाल ही में दिल्ली बार काउंसिल को एपी सिंह पर कार्रवाई करने को कहा गया था। दिल्ली बार काउंसिल ने एपी सिंह पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। अरे मोमिन मलिक पे 54 जुर्माना नहीं लगा आज तक, किसी बार काउंसिल ने नहीं लगाया और किसी कोर्ट ने नहीं लगाया, वहां हमारे हाई कोर्ट में या कहीं भी। ये देख, तेरे ऊपर 25,000 रुपए का बार काउंसिल ने जुर्माना लगाया। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एपी सिंह का 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल कोर्ट ने एपी सिंह को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
कोर्ट के निर्देश के बाद एपी सिंह पेश नहीं हुए। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें सूचना भी भेजी थी। इसके अलावा एपी सिंह को बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस भी भेजी थी। ये 25,000 रुपए का जुर्माना पढ़ लो भाई, आज तक की खबर है, ये ले, कोई भी पढ़ सका है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बार काउंसिल ने इसको 25,000 रुपए का जुर्माना, ये शीशों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं बैठ। मोमिन मलिक की कहता है, मोमिन मलिक की कंप्लेंट चल रही है बार काउंसिल में। अरे तेरे खिलाफ तो हनीप्रीत ने कंप्लेंट करी, तेरे खिलाफ डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट ने कंप्लेंट करी, तेरे खिलाफ निर्भय की मां ने कंप्लेंट करी बार काउंसिल में, और तेरे खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने ऑर्डर पास किया कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, और दिल्ली बार काउंसिल ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया तेरे ऊपर। ये देख, बात करता है मोमिन मलिक की कंप्लेंट है। अबे तेरे में दम है, तू आना मीडिया के सामने। तू सीमा को क्यों बलि का बकरा बना रहा है? सीमा तो बेवकूफ है, उसको तो अकल नहीं। उसको तो जो स्क्रिप्ट लिख के दे देगा वो बोल देगी, जेल जाएगी सीमा, जाएगी भुगतेगी सीमा, भुगतेगी, तेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन तेरे को बेनकाब करना जरूरी था। ये देख लिया दोस्तों, जिसको ये लिंक चाहिए मेरे से ले सकता है और गूगल पे मौजूद है। अब अगला देखो कि क्या हुआ। अमर उजाला 17 दिसंबर 2013। अमर उजाला क्या कहता है? दरिंदों के वकील को मिला नोटिस। क्या कहता है? कितनी बेइज्जती, कितनी बेइज्जती। अमर उजाला 17 सितंबर 2013 कहता है कि दरिंदों के वकील को मिला नोटिस। दरिंदों के वकील को मिला नोटिस, ये आप देख सकते हो, इसकी फोटो भी लगाई कि इसको कहते हैं दरिंदों का वकील। ये देखो, ये ऊपर हेडिंग दरिंदों के वकील, यानी कि खुद अखबार लिख रहा है कि दरिंदों को वकील को मिला नोटिस। अब अंदर क्या है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। बार काउंसिल ने रेप के दोषियों के वकील एपी सिंह को आपत्तिजनक बयान देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करा। बार काउंसिल की बैठक में अधिवक्ता एपी सिंह के रवैये की कड़ी निंदा की गई। एपी सिंह ने फांसी की सजा पाए विनय व अक्षय की तरफ से जिरह की थी। बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री ने बताया कि मंगलवार शाम हुई बैठक में कहा गया कि यदि एपी सिंह को फैसले पर आपत्ति है तो उन्हें हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। सभी अधिवक्ता उस बयान पर भी आपत्ति जताई कि यदि उनकी बेटी किसी से सेक्स करती तो उसे जिंदा जला देते। बैठक में वकीलों ने कहा कि सभ्य समाज में इस प्रकार बेटी को जिंदा जलाने की बात, इसको बंदी कर दे, जिंदा जलाने की बात करना ही अपराध है। सभी सदस्यों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने बताया कि एपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 11 अक्टूबर तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। क्यों ना उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जवाब से संतुष्ट न होने पर बार काउंसिल ने उनका पंजीकरण रद्द कर सकती है। ये देखो, मतलब आप खुद ही सुन सकते हो, आप खुद सुन सकते हो। ये देखिए, ये इनके खिलाफ ये बार काउंसिल ने खुद। और देखो, निर्भय की जो मां थी, हाई कोर्ट ने निर्भय के दोषियों के वकील की शिकायत पर बार काउंसिल को भेजी 17। ये देखो, ये आप देखो, हाई कोर्ट ने खुद हाई कोर्ट ने इसकी कंप्लेंट करी है एपी सिंह की। ये देखो पूरा। बार काउंसिल के अध्यक्ष केसी मित्तल ने कहा कि वकील एपी सिंह के खिलाफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद की, यार इसको चला थोड़ा सा, तो गर्मी लग रही है। जस्टिस सुरेश कुमार कैद की शिकायत पर 17 जनवरी को
बंद कर देता आवाज। जस्टिस सूर्य कुमार कैद की शिकायत पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी। कई बार सूचना देने के बाद कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण वकील एपी सिंह पर 25,000 रुपए नई दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल बीसीआई को निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह के खिलाफ शिकायत भेज दी है। काउंसिल के अध्यक्ष केसी मित्तल ने बुधवार को कहा कि जस्टिस सुरेश कुमार की ओर से शिकायत भेजी गई है। 17 जनवरी को सुनवाई होगी। दोषियों की पैरवी करते वक्त एपी सिंह कई बार सूचना देने के बाद भी कोर्ट में पैरवी करने नहीं पहुंचे। इस पर अदालत ने दोषियों की उम्र से जुड़ा जाली हलफनामा देने और लुक्का छिपी खेलने के आरोप में उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यानी कि फर्जी एफिडेविट दिया इसने। एपी सिंह ने हाई कोर्ट में फर्जी एफिडेविट दिया और लुक्का छुपी का खेल खेला, इसलिए इसके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और यही फर्जी सर्टिफिकेट इसने जो हमारे खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में सचिन की तरफ से कंप्लेंट डाली, उसमें भी फर्जी एफिडेविट दे रखा, उसमें भी फंसेगा। तो ये 25,000 रुपए का जुर्माना, ये देखिए, आप कोई भी पढ़ सकता है, दैनिक भास्कर की खबर है ये लो। अब आगे लिखता है, बार काउंसिल ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने बार काउंसिल को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था। निर्भया के 3 दोषियों के वकील थे एपी सिंह ने मामले में 3 दोषियों विनय, अक्षय और पवन के पक्षकार रह चुके हैं। उन्होंने निर्भया के दोषियों में से एक को नाबालिग बचाते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वारदात के वक्त दोषियों को नाबालिग के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत रियायत नहीं दी गई। उन्होंने कोर्ट से उसके मामले में बाल न्यायालय में भेजने की अपील की थी, ताकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सभी दोषियों को 27 जनवरी को फांसी दी जाएगी। दिल्ली की पटियाला कोर्ट निर्भया के दुष्कर्मियों का डेथ वारंट जारी कर चुका है। निर्भया के माता पिता की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज सतीश कुमार अरोड़ा ने चारों दोषियों अक्षय कुमार 31, पवन गुप्ता 25, मुकेश और विनय को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी देने की सजा सुनाई है। देख लिया, बचा लिया इनको फांसी से इसने। कितनी कंप्लेंट इसके खिलाफ हुई है। हनीप्रीत ने दी, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश किया इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका इसके ऊपर। अरे ये बात करता मोमिन मलिक की कि भाई वहां कंप्लेंट है। अबे मेरा क्या बिगाड़ लिया ये तो बता। झूठी कंप्लेंट दी, खत्म हो गई थी 2022 की। तू रोज रोज स्क्रिप्ट लिख के इसको दे रहा है अपनी बहन जी को। तू खुद देखना, तू कितना, तेरे बारे में क्या, कितनी कंप्लेंट है तेरी गई यार। हमने भी भेजी है तेरे बारे में कंप्लेंट। ऐसा नहीं है, हमने भी तेरे बारे में बढ़िया तो कंप्लेंट भेजी, उस पर भी कार्रवाई होगी, चिंता मत करे। तुझे ये तो देखना चाहिए था कि तू मोमिन मलिक पे अटैक करा रहा है बार काउंसिल के, भाई कंप्लेंट दे दी है, कंप्लेंट चल रही है, और भान की फला की। अरे मेरे खिलाफ तो सोच लेगी, बदमाश हूं मैं तो, और बता, गुंडा हूं मैं तो, मवाली हूं। तू मेरे से क्या ले, तुझे रिश्ता करना है क्या? अबे तुझे रिश्ता करना है क्या मेरे खानदान में तुझे रिश्ता करना है? तेरा तो रिश्ता भी नहीं ले हम। और सीमा, तेरे जैसी गंदी को तो हम अपने जो नौकर है ना, उनके नौकर के जो जूतियां हैं उनके भी रिश्ते के काबिल नहीं समझते। तुझे हमारे से क्या लेना? हम तो गुंडे भी हैं, मदमाश भी है, मवाली भी है, सब कुछ है हमारे अंदर तो। और बता, हमने रेप तो नहीं किया किसी का, हमने किसी की लड़की को भगाया तो नहीं, हमने किसी के पीठ में छुरा तो नहीं घोपा। तू है कौन? ये इसकी हकीकत है। अब बात आते हैं, इसको कई बार मैंने समझा दिया, तू पर्सनल अटैक मत करेगा। जितना पर्सनल अटैक करेगा उतनी गोभी खोद दूंगा तेरी। और सुन, मोमिन मलिक जब तक जिंदा है ना, तेरे को जेल से बाहर नहीं आने देगा। भारत की जेल, नेपाल की जेल, और फिर तू पाकिस्तान की जेल जाएगी, ये तेरे को बता रहा हूं। ये हो गया इनका भाई। अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर की 2 दिन पहले जो है वो
यार यहाँ गर्मी है बहुत, असल में इन्वर्टर चल रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश में आया हूँ, लाइट नहीं है इस टाइम। तो क्या है कि बंद कर यार, इसको आवाज कर रहा है, सुन। कूलर हम चलवा नहीं रहे, पंखा है, कूलर आवाज करेगा फिर, ठीक है। और जो एसी वाला रूम है वो ऊपर है, अभी लाइट है नहीं इस टाइम, बंद है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये तो होगी ये सारी बात, ठीक है। अंसार बर्नी की साहब की आपने सुनी, जो कि कह रहा जेल में ही है, उन्होंने खुद मुझे मैसेज, वॉइस मैसेज करके मुझे बताया, वो आपने सुना, उसका गंद भी खत्म हो गया। अब ये कहता है, अब बात आओ गुलाम हैदर की। देखो मैं आपको दो मिसाल समझाता हूं। अगर कोई मरीज, कोई भी मरीज है, कोई भी मरीज किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टर उसका इलाज करता है, तब दौरान इलाज अगर उसको जख्म है, तो अगर वो उस जख्म की सफाई करता है, कोई उसमें कीड़े पड़ गए हैं, कोई राद आ गई है, कोई उसमें पार्ट काटना पड़ रहा है, उसको ड्रेसिंग करनी पड़ रही है, उसमें गहरा जख्म है, कोई ऐसी दवाई लगाता है जिससे उसमें जो है वो तकलीफ होती है, उसमें दर्द होता है, और वो चिल्ला उठता है। और जब वो चिल्ला उठता है तो डॉक्टर को गाली देता है, डॉक्टर को कहता है फला डॉक्टर, तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी ये तेरी वो। डॉक्टर को अगर वो मरीज गालियां देनी शुरू कर दे, तो ये बताओ दोस्तों, क्या वो डॉक्टर, अगर वो समझदार डॉक्टर है, तो क्या वो डॉक्टर उस मरीज का इलाज छोड़ सकता है? कोई मरीज इलाज में अगर डॉक्टर को ही, जो उसका भला कर रहा है, जिसको पता है अगर इसका ये दवाई ना लगाई गई, ये जख्म को जो गंदगी होगी उसको साफ ना किया गया, तो ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा, सेप्टिक फैल जाएगा, और हो सकता है उस अंग को काटना भी पड़े। वो उस मरीज के फायदे के लिए वो हर कोशिश कर रहा है, हालांकि दर्द हो रहा है उसमें, लेकिन वो उस मरीज को फायदा पहुंचाने के लिए उसका इलाज कर रहा है। और वो मरीज ये समझे कि ये साला डॉक्टर क्यों काट रहा है, क्यों इतनी चुभने वाली और जलन, जिससे जलन हो रही है, ऐसी दवाई क्यों लगा रहा है जिससे उसको तकलीफ हो रही है। हालांकि डॉक्टर तो उसका भलाई का काम कर रहा है, लेकिन वो उल्टा समझ रहा है कि ये जख्म क्यों, मेरे को ऐसी दवाई क्यों लगा दी, मेरा जख्म का जो गलत हिस्सा था वो क्यों काट दिया। अरे भाई, जो गला हिस्सा है जख्म का, वो कटेगा तभी तो नई खाल आएगी, नया मांस आएगा, नया गोश आएगा, तभी तो जख्म ठीक होगा। और वो समझने लगे नहीं, ये तो मेरे लिए गलत कर रहा है। कोई फोड़ा हो गया, वो फोड़ा जब तक नस्तर नहीं लगेगा, उसका गंध बाहर नहीं आएगा, दवाई नहीं लगेगी, उसमें चीरा नहीं लगेगा, तो उसको गंध निकालना जरूरी है। अगर वो ऐसे ही फोड़ा रहेगा तो मर जाएगा वैसे ही। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक नदी के किनारे एक संत जो है पानी पी रहे थे, तो वो संत ने देखा कि एक बिच्छू किनारे था, वो पानी में गिर गया। संत जी ने क्या काम किया, एक कोई लकड़ी का कोई ऐसा टुकड़ा उठा करके उसको ऐसे चढ़ाया पानी से और किनारे पे छोड़ दिया। वो बिच्छू फिर दोबारा पानी की तरफ चला, फिर दोबारा गिर गया। संत जी ने जब उसको दोबारा निकाला, तो वो संत जी के उंगली में उस बिच्छू ने काट लिया। उसने फिर उसको बाहर निकाल दिया, वो फिर दोबारा किनारा लगा और दोबारा फिर पानी में गिर गया। संत जी ने फिर उठाया उसको और फिर बाहर निकाल दिया, उसने फिर डंक मार दिया। 3-4 बार ऐसा ही हुआ। संत जी ने जब जब उसको निकाला, जब जब उस बिच्छू ने डंक मारा, और उसको जो है संत जी ने बाहर निकाल दिया, और आखिरकार उसको पानी से थोड़ा दूर खड़ा कर दिया, ताकि उसका जीवन बच जाए पानी में बहने से। तो जो गुरुजी के साथ उसके चेले थे, जो उसके शिष्य थे, वो कहने लगे, गुरुजी आप कैसे इंसान हैं, आप इसके जीवन को बचा रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा है, और फिर भी आपको अकल नहीं आ रही, फिर भी आप बार बार इसको निकाल रहे हैं, फिर भी ये डंक मार रहा है, फिर आपको निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं, क्या वजह है? तो संत जी ने एक बात कही, कह रहे गुरुजी ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि जब वो बार बार डंक मार रहा तो फेंक देते पर है, क्यों अपने आप को आपने मुसीबत में डाला हुआ, आपको तकलीफ भी हो रही है,
अब आपको दर्द भी हो रहा है, अब इस पर दवाई भी लगानी पड़ेगी और आपकी जान भी जा सकती है इसमें। तो संत जी ने एक बात कही कि मेरा कर्म है इसको बचाना, मैं गुरु हूं, मैं अपनी आंखों से किसी जानवर की भी जान नहीं जाने दूंगा, और एक जानवर, एक छोटे से जीव के जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस चोले में हूं, मैं संत हूं, मेरा कर्तव्य है ये, मेरी निष्ठा है ये, मेरा कार्य है ये। अगर मैं इसको नहीं बचाता हूं तो मैं संत किस बात का हूं कि कोई कीड़ा या मकोड़ा या कोई इंसान जिसकी जिंदगी मेरे सामने जारी हो, अगर मेरे सामने जारी है और मैं आंखों से देख रहा हूं, अगर मैं उसको ना बचाऊं तो फिर मेरा संत होने का फायदा क्या है? हालांकि मुझे पता है कि ये डंक मार रहा है, हालांकि मुझे पता है कि मुझे इसको बचाने से मुझे दर्द होगा, उल्टा मेरे को काटेगा, ये काटने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी मैंने इसके जीवन को बचाया क्योंकि मैं संत हूं, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है इसका जीवन बचाना। इसकी आदत है डंक मारना क्योंकि ये बिच्छू है। अगर ये अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता डंक मारना, हालांकि मैं इसका जीवन बचा रहा हूं, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? मैं इसके जीवन को नष्ट क्यों होने दूं? मेरी अच्छी आदत है कि मैं जीवन बचाऊं, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो जीव का हो, चाहे चींटी का जीवन हो, चाहे मकोड़े का जीवन हो, चाहे बिच्छू का जीवन हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं जीवन बचाऊं। ये इसकी आदत है कि ये डंक मारे, इसे पता नहीं है कि ये तुझे बचा रहा है, तू इसको डंक मार रहा है। तो जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? हम वो भारतीय हैं, हम वो भारतीय हैं जिसको एक बार जुबान दे दी, जिसके साथ इंसानियत की लड़ाई के लिए हम भारतीय खड़े हो गए। हम भारतीयों की गर्दन कट सकती है, लेकिन हम भारतीयों की जुबान नीचे नहीं हो सकती। हमारी जुबान का कर्तव्य है, हमारी जुबान का वजन है। जिस इंसान की जुबान ही नीचे हो गई तो उसके पास क्या है? हम भारतीयों का मान, हम भारतीयों का सम्मान, हम भारतीयों की लड़ाई, जीवन, वो क्या है? वो यही है कि जो हमने जुबान दी है, हमारे को कितना भी नुकसान हो जाओ, कितनी भी बदनामगी हो जाओ, कितना भी इकोनॉमिकल नुकसान हो जाओ, जीवन का नुकसान हो जाओ, हम जो जुबान दे दी इंसानियत के लिए उस पर खरा उतरेंगे, चाहे इसके लिए हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया जाए, चाहे हमें डंक मार दिया जाए, चाहे जो मर्जी कर दिया जाए। जिस प्रकार वो डॉक्टर इलाज करने से नहीं रुकता उस मरीज का, जो मरीज कड़वी दवाई लगाने पर डॉक्टर को गालियां दे रहा है, तो वो डॉक्टर उसका इलाज इसलिए बंद नहीं कर सकता कि उस मरीज ने डॉक्टर को गालियां दी, वो अपना कर्तव्य निभाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसकी समझ में अपने आप आ जाएगा कि वाकई ये डॉक्टर जो है मेरे लिए, मेरे ठीक होने के लिए मेरे लिए कार्य कर रहा था, और मैंने जो इसको गालियां दी वो मेरी बहुत बड़ी जीवन की गलती थी। इस केस को ना केवल भारत, ना केवल पाकिस्तान, ना केवल बांग्लादेश, ना केवल नेपाल, दुनिया देख रही है इस केस को। दुनिया, एक वकील ने जो 4 बच्चों के लिए इंसानियत का ये जिम्मा उठाया है, एक भारतीय वकील ने, भारत के यूट्यूबरों ने, भारत की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, उस कार्य को हम पूरा करके रहेंगे और उस वादे को हम पूरा करके रहेंगे। हमें पता है, हमें पता है कि हमारे पे क्या कीचड़ उछाली जाएंगी, हमें क्या फायदा होने वाला है। हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं, ना हमें फायदा चाहिए। सीमा हैदर एक्स्ट्रा मैरिटल इलीगल अफेयर्स सचिन के साथ करके बैठ गई। 4 बच्चे पैदा करने के बाद उसे इलीगल रिलेशन दिखाई दे गया सचिन के साथ, वो वहां मगन है। गुलाम हैदर भी कल को कहीं मैरिज कर लेगा, वो वहां मगन हो जाएगा। इन बच्चों का क्या?
सीमा हैदर इलीगल रिलेशन में रह रही है, उसको बच्चों की कोई परवाह नहीं, उसको अपनी जवानी, उसको अपनी ख्वाहिश, उसको अपनी इच्छा, इसको उसका इलीगल प्यार, इलीगल रिलेशन वो पूरे करने हैं, उसको बच्चों की कोई परवाह नहीं। जिस औरत, अरे भारतीय नारी ऐसी ऐसी नारी है कि एक बच्चा हुआ, पति फौज में है, शहीद हो गया, पूरा जीवन, या पति कहीं रोड एक्सीडेंट में मारा गया, या पति को कोई बीमारी होगी वो चल बसा, पूरा जीवन एक बच्चे पे हमारी भारतीय नारी ना कहीं दूसरी शादी करती है, ना कहीं किसी का ओढ़ना ओढ़ती है, किसी का दुपट्टा ओढ़ती है, पूरा जीवन उस बच्चे को पालने में, बड़ा करने में, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, उसको नौकरी लगवाने में और उसकी शादी में, ब्याह में, पूरा जीवन उस एक बच्चे के लिए काट लेती है हमारी भारतीय संस्कारी नारी, हमारी बहनें, ऐसी भारतीय बहनें, ऐसी संस्कारी हमारी बहनें। और आप 4-4 बच्चे पैदा करके इलीगल रिलेशन में हो, आप उधर मगन रहो इलीगल में, कर ले, वो उधर मगन रहे, इन बच्चों का क्या? सोचने वाली बात है कि अगर हम आपकी बातों का बुरा मान के बैठ जाएं और इस इंसानियत के केस को छोड़ दें, तो हम उस डॉक्टर की तरह हैं जो डॉक्टर किसी मरीज कोई गाली दे दे और उस गाली को सुन के बुरा मान जाए और उस केस को छोड़ दे। नहीं, हम भारतीय हैं, हम अपने फर्ज को निभा के रहेंगे, सिर्फ इन बच्चों के लिए। ये नाबालिग बच्चे हैं। आज के दिन में इन बच्चों का जो जीवन है वो अंधकार में जीवन है, अंधेरे में जीवन है इन बच्चों का, मां की तरफ से भी, और अगर ये बच्चे चले जाएंगे तो फादर की तरफ से भी, दोनों तरफ से अधिकार जीवन है। क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं कड़वी लग जाए चाहे कुछ भी लग जाए। अगर गुलाम हैदर शादी नहीं करता है, इन बच्चे उसके पास चले जाते हैं, तो ये बच्चों का जीवन अच्छा है, वो अपने बच्चों के साथ समय निकाल लेता है। लेकिन गुलाम हैदर इन बच्चों के आने से पहले या कहीं और शादी कर ले या कुछ कर ले, तो इन बच्चों का क्या? सीमा इधर मगन इलीगल रिलेशन में और गुलाम वहां शादी कर ले, फिर ये बच्चों का क्या? बच्चे तो फंस गए बीच में। इसलिए हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को हम सकुशल उसके फादर को दिलवाएं, और गुलाम हैदर को भी चाहिए कि वो जो पूरा भारत उसको साथ दे रहा है, पूरा भारत ने सर आंखों पे बिठा रखा है, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य ना करे, कोई भी ऐसी बात ना करे। आप सच्चे हो, आप शरीफ आदमी हो, आप, मैं मानता हूं आप पढ़ना नहीं जानते, आप शरीफ आदमी हो, लेकिन फिर भी आप लफ्जों का चयन अच्छी तरह करें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे हम भारतीयों को बुरा लगे, या हम यूट्यूबरों को बुरा लगे, या हमारी भारत की बहनों और बेटियों को बुरा लगे, या बाद में जिससे आपको माजरत करनी पड़े या माफी मांगनी पड़े। कोई ऐसा कार्य ना करे। और अच्छी बात है, कोई इंसान सुबह का भूला शाम को वापिस आ जाए, कोई गलती करके गलती को मान ले, ये अच्छा है। एक इंसान गलती करे और गलती को ना मानने अकड़े कि नहीं मैंने तो गलती नहीं करी, वो सबसे बुरा है। लेकिन एक इंसान सुबह का भूला वापिस आ जाए और वो गलती को गलती मान ले, तो वो उस जैसा अच्छा इंसान मैं किसी को नहीं मानता। तो हम भारतीय लोग आपकी मनोदशा को भी समझते हैं कि आप परेशान हैं, आपके साथ गलत हुआ है। कोई भी इंसान हो तो अब तक आत्महत्या कर लेता, लेकिन आपकी हिम्मत है कि आप अब तक अपना जीवन जी रहे हैं और आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। आप कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और दुखों का सामना कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के बगैर ईद मना रहे हैं, अपने परिवार के बगैर ईद मना रहे हैं। ये दुख हम सब समझ रहे हैं, तभी तो हम आपके काम में लगे हुए हैं रात दिन। 3 महीने के लगभग मुझे केस में हो गए, मैंने एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, हर दिन मेहनत की है। दुनिया जानती है इस बात को। हमारे भारत के यूट्यूबर कितने 1-1.5 साल से तुम्हारी ये आवाज उठा रहे हैं, भारत के लोग तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं। आप कमेंट पढ़ो, कितने तुम्हारे सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं। इनका क्या है? तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो, मुसलमान हो, इनको क्या जरूरत थी?
हमारे भारत के यूट्यूबरों को या जो कमेंट करते हैं, जो लोग देखते हैं, उनको क्या जरूरत थी तुम्हारी आवाज उठाने की। लेकिन इन्होंने ना तो ये देखा ये पाकिस्तान का है, हमारे भारतीयों ने ना ये देखा कि ये जो है ना मुसलमान है। इंसानियत से, जात पात से उठकर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के द्वेष से और इनकी नफरत और झगड़े से ऊपर उठ करके इंसानियत के नाते आपके बच्चों की आवाज ये उठा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं अपने भारतीय लोगों को, इनकी सोच को, इनकी मेहनत को, इनकी पॉलिटिक्स सोच को, इन एनर्जी को, इनकी हमारी बहनों को, हिंदुस्तानी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओ को, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को और दुनिया के उन तमाम लोगों को जो लोग इस इंसानियत के केस से जुड़े हुए हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम वादा करते हैं कि आपके बच्चे आपको दिला के रहेंगे, चाहे हमें कुछ मर्जी करना पड़ो। लीगल रास्ते से हम आपके बच्चे आपको दिलाएंगे। और ये जो बकवास करने वाली औरत है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को जो ना खराब और तबाह बर्बाद कर रही है यूट्यूब और फेसबुक के चक्कर में, इसको इसके अंजाम तक ये जेल इसको पहुंचा के रहेंगे। एक दिन वो आएगा कि ये बंदी हो सकता है जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ले। ये दीवारों से सर टकरा टकरा के, ये देखना, ये खून के आंसू रोएगी। एक दिन वो आने वाला है इसके लिए। ज्यादा लंबा समय नहीं है, थोड़ा टाइम है। क्योंकि जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। अब इसकी कानूनी मौत का समय आ गया, इसको सजा होगी, ये जेल जाएगी। जब दीवा बुझने लगता है ना, तो वो फड़फड़ाता फड़फड़ाता, तो ये फड़फड़ा रही है और कुछ नहीं है। ना इसका एपी भैया कुछ कर सकता, ना कोई इसका इलीगल फ्रेंड कुछ कर सकता। भारत का कानून सबसे बड़ा कानून है और भारत के कानून के अंदर वो समता है, वो सलाहियत है, वो ताकत है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है भारत के कानून के अंदर। भारत का न्यायिक व्यवस्था पर हम सबको भरोसा है और भारत की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार हम आपको जो आपने किया उसकी सजा आपको दिला के रहेंगे। और भारतीय कानून और न्यायिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम आपके बच्चे आपको दिला के रहेंगे। ये हमारा, हम भारतीयों का आपको वादा है। लेकिन कुछ चीजों का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई कार्य, कोई बात आप ऐसी ना कहें जिससे हम भारतीयों के दिलों को ठेस पहुंचे और हम फिर जो है मजबूर हो जाएं कोई ऐसा जवाब देने के लिए कि आपको फिर वो बुरा लगे। तो दोस्तों, मैंने आपको आज डिटेल से सारी बात समझाई है, सारी बात बताई है। आप सभी का धन्यवाद कि इतना टाइम हो गया आप देख रहे हैं, काफ़ी टाइम आपका ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे रहें और हक की आवाज़ को उठाते रहें, चलते रहें और इन झूठों के झूठ को पर्दाफाश आप करते रहें और इनको, इनकी हकीकत इनको दिखाते रहें। मैंने इनको कहा था कि मैं लाइव आना पसंद नहीं करता, लेकिन जब जब आप झूठ फैलाओगे हम आकर के आपको आपका जवाब देंगे। और मैं हैदर के बच्चों को ईद मुबारक कहता हूं और पूरी दुनिया के लोगों को ईद मुबारक कहता हूं। हमारे भारतीयों को, हमारी बहनों को, माओ को, बेटियों को, सबको ईद मुबारक कहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए, आप फले फूले, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जो लोग बीमार हैं, परमात्मा उन सबको सफा दे, उन सबको स्वास्थ्य करे। जो नाजायज रूप में जेलों में बंद है, परमात्मा उनको रिहाई करे। और जो कर्जदार लोग हैं, परमात्मा उनको उनके कर्जों से निजात दे। उनकी माली हालत, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जिन लोगों की वीक है, परमात्मा उनको खूब दे, उनकी हर परेशानियों को दूर करे। और जितने भी लोगों के, हमारे भाइयों के अंदर जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो सभी की जितनी भी जीवन की परेशानियां हैं, ये त्यौहार सबकी परेशानियों को दूर करे। सब खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा सच और हक के साथ खड़े रहें, इंसानियत की बात करें, कोई धर्म जाति पाति की बात ना हो, इंसानियत की बात हो। और हम सब मिलकर आगे बढ़े, अपने देश को आगे बढ़ाएं, इसकी तरक्की और उन्नति के लिए मिलकर कार्य करें।
और इस जैसी इलीगल औरत को भारत से भगाने का हम काम करें। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने सुना। मैं आपका आभारी हूं कि आपका इतना प्यार मुझे मिलता है। इसके मैं काबिल तो नहीं था, लेकिन आपका इतना प्यार, इतना दुलार देखकर कई बार मुझे भी, मेरी आंखों से भी जो है आंसू निकल पड़ते हैं कि देश की जनता, हमारे देश की जनता कितना मुझे प्यार और दुलार दे रही है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आपको और आप सबका धन्यवादी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।